हेलो विद्यार्थी मित्रों, आपका मेरे चैनल निराला हिंदी क्लासेस में स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए पार्ट सेकंड के सिलेबस में एक किताब लग रही है सेकंड पेपर में, हिंदी एकांकी की 7 एकांकी करके। उसमें जगदीश चंद्र माथुर की एक एकांकी लगी हुई है, भोर का तारा। आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। जगदीश चंद्र माथुर के बारे में बात करेंगे, थोड़ी सी भोर का तारा के बारे में बात करेंगे। तो जो जगदीश चंद्र माथुर हैं, उनका विशेष महत्वपूर्ण योगदान है हिंदी नाटक और हिंदी एकांकी के क्षेत्र में। उनके द्वारा जो नाटक लिखे गए हैं उनमें एक कोणार्क है, शारदिया है, पहला राजा है, दशरथ नंदन है। ये जो नाटक हैं इनने विशेष ख्याति प्राप्त करी है। इन सब में भी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो है वो कोणार्क है। और इसके अलावा एक रीढ़ की हड्डी है, एक भोर का तारा है, ओ मेरे प्रिय सपने, इनके प्रसिद्ध एकांकी संग्रह माने जाते हैं। और भोर का तारा जो है वो इनकी उन्हीं एकांकियों में से एक एकांकी है, जो इनकी बेहतरीन एकांकियों में से एक एकांकी मानी जाती है। हिंदी एकांकी को बहुत ही अभूतपूर्व ख्याति प्रदान करने का जो श्रेय है वो जाता है जगदीश चंद्र माथुर को। और इनकी जो एकांकियाँ हैं उसमें इनने जो कथा वस्तु का चयन किया है, या तो ऐतिहासिक कथा वस्तु को लिया है उन्होंने, या जीवन की जो नई समस्याएं हैं उनको उन्होंने अपनी एकांकियों में उजागर करने का प्रयास किया है। और पात्र जो हैं उनके व्यक्तित्व की स्वतंत्रता जो है उसको, और उनके व्यक्तित्व की जो विशेषताएं हैं उन दोनों को उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से अपनी एकांकियों में उजागर करने का प्रयास किया है। यथार्थवादिता देखने के लिए मिलती है इनकी एकांकियों में, अभिनयशीलता देखने के लिए मिलती है, और कथित सभ्य जो कहलाने वाले लोग हैं उनके प्रति व्यंग की भावना देखने के लिए मिलती है। भाव प्रवणता इनकी एकांकियों का एक उल्लेखनीय गुण है। और इस तरह से कुछ विशेषताएं जो हैं वो इनकी एकांकियों में देखी जा सकती हैं। यदि हम भोर का तारा के बारे में बात करें तो जो भोर का तारा एकांकी है वो इनकी एक प्रतिनिधि एकांकी मानी जाती है। और जो एकांकी है उसमें देश प्रेम की भावना को, देश प्रेम के प्रति जो संघर्ष है उसका यथार्थ अभिव्यक्तिकरण देखने को मिलता है। और कला की साधना द्वारा मानवता और राष्ट्रीयता का जो विकास है वो इसका मुख्य उद्देश्य रहा है एकांकी का अभिव्यक्त करना। इसको गुप्त साम्राज्य की राजधानी है उज्जैनी, वहाँ पर जो है 5वीं शताब्दी में भारत पर हूणों ने आक्रमण किया था और इसी वजह से वो संकटग्रस्त हो जाती है। वहाँ पर एक कवि जो है जिसका नाम शेखर है, जो कि जीवन के सौंदर्य का उपासक है, जीवन में जो सौंदर्य है उसका उपासक है, और एक बहुत ही सुंदर स्वप्निल जो प्रेम ग्रंथ है उसको वो लिख रहा है। और वहाँ का राजकवि भी है वो। उसका मित्र जो है माधव एक दिन गुप्त संदेश लेकर आता है उसके पास और बताता है कि अब समय आ गया है कि उसको देश की रक्षा के लिए कर्तव्य पालन जो है उसको करने के लिए अपना योगदान देना पड़ेगा। और दोनों के बीच भावों का द्वंद्व एकांकी में दिखाया गया है। उसकी प्रेयसी है शेखर की छाया, जो उसकी पत्नी भी है, उसके सौंदर्य पर वो मुग्ध है। और माधव जो है हूणों पर आक्रमण के कारण पंचनद की जो दुर्दशा है उससे त्रस्त है, और वो उसको बताता है कि कितनी भयावह स्थिति हो सकती है। और वह छाया और शेखर से विनती करता है, याचना करता है और समझाने का प्रयास करता है कि किसी भी तरह से वो राष्ट्र की रक्षा के लिए जो युवा हैं उनको प्रेरित करें। और अंत में जो ये बात है वो जो शेखर है उसको समझ में आ जाती है। सम्राट स्कंदगुप्त जो है उनकी साम्राज्य की और देश की संकट के समय पे वो मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। यही जो कथ्य है वो
उनने वर्णित किया है। शिल्प बहुत ही सशक्त उनका है, जगदीश चंद्र माथुर का, और कोई दो राय नहीं है कि बहुत ही आप पढ़ेंगे एकांकी को तो आप पाएंगे कि आप पढ़ते समय आनंद का अनुभव करेंगे एकांकी को, और आपको लगेगा कि वास्तव में बहुत बेहतरीन एकांकी जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी गई है। और यदि पात्रों की बात करें, एकांकी के पात्रों की बात करें, यदि उसके परिचय की बात करें, तो शेखर जो है वो इसका मुख्य पात्र है, जो कि उज्जैनी का कवि है। माधव गुप्त साम्राज्य का एक राज कर्मचारी है और शेखर का मित्र है। छाया शेखर की प्रेयसी है, बाद में उसकी पत्नी बनती है, वो विवाह हो जाता है उससे। और समय जो है सन 455 ईस्वी के आसपास का समय है। उस समय का जो वर्णन है वो इस एकांकी में किया गया है। तो अगर कथानक देखें तो यही कथानक है कि किस तरह से शेखर पूरे जीवन पर्यंत जो है संघर्षरत रहता है, उत्कृष्ट काव्य लिखता है, उसकी काव्य प्रेरणा उसकी पत्नी, उसकी प्रेयसी जो है वो है, और एक बहुत ही सुंदर, जो कि उसका सपना भी है, एक महाकाव्य जो है वो रच रहा है, और बाद में उसको उसी महाकाव्य को जलाना पड़ता है। और राष्ट्र प्रेम के गीतों को गाकर के जनता को और युवाओं को इस बात के लिए प्रेरित करना होता है कि वो राष्ट्र रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दें। धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।